आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर और भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के साथ ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चे 12th में होंगे, ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट होगा, NCERT को लेके चल रहे होंगे, चाहे वो उनका मीडियम इंग्लिश हो या अंग्रेजी हो, CBSE के भी बच्चे, तो मैं रेगुलर यूट्यूब में जो क्लास के वीडियोस होते हैं उसको अपलोड कर रहा हूँ और रेगुलर आपको नोट्स लिखवाते जा रहा हूँ। तो चाहे वो इंग्लिश के CBSE वाले बच्चे हों या जैक बोर्ड के हों या फिर अदर स्टेट के बोर्ड के हों, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो में बने रहेंगे। आज मैं जिस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ वो कंटिन्यूसली पीछे की वीडियो से भी इंटर रिलेटेड है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। 12th क्लास का अभी सिलेबस शुरुआत हो गई है और हम लोग क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो 12th क्लास के हैं, चाहे वो CBSE के हों, जैक बोर्ड के हों या स्टेट बोर्ड के किसी के भी हों, जो NCERT आधारित है, तो वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आगे देखते रहेंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है उन बच्चों तक जानकारी पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना जो किसी कारणवश रेगुलरली स्कूल नहीं आ पाते हैं, गांव दूर है, घर दूर है। 75% आते हैं लेकिन 25% उनका लॉस हो जाता है। 75% पूरा करने के लिए वो आ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जो 1-2 क्लास छूटते हैं उससे क्या हो जाती है उनकी, तो पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो उन्हीं को बाधित को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी अपलोड कर रहा हूँ जिन स्कूल में शिक्षक नहीं है, एडमिशन हो गया है लेकिन वहाँ पे पद स्वीकृत नहीं है शिक्षकों की, इसलिए वहाँ पे अभी शिक्षक नहीं है। तो उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये वीडियो। तो आशा करेंगे कि जो संबंधित लोग होंगे उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज का हम लोग मानव भूगोल के उपागम के विषय को आगे लेके चल रहे हैं। पहला चैप्टर में अन्वेषण विवरण हो चुका है, प्रादेशिक विश्लेषण का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास में आप लोग भी शामिल हो जाइए। धन्यवाद। तो कल के क्लास में हम लोग जो किए थे, कल के क्लास में हम लोगों का अन्वेषण और विवरण से संबंधित उपागम हो चुका था, लेकिन उसका फ्लो चार्ट हम लोग नहीं बनाए थे, तो उसको कर लेंगे इसको करने के बाद। ठीक है, तो आज का जो दूसरा उपागम है, दूसरा अप्रोच जो है, ठीक है, दूसरा अप्रोच है और वो है आपका प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण, अब इसमें देखिए कि क्या चीजें हैं। तो प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का, किसका? तो मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसका विकास कब हुआ? उत्तर उपनिवेश युग में। उत्तर उपनिवेश युग में, दैट मीन्स कि जब उपनिवेश काल का समय था, जिस समय विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जाके खोज करके वहां पे अपना उपनिवेश बना रहे थे, तो उसको हम लोग बोले अन्वेषण और विवरण का उपागम वाला समय। उसके बाद जो समय आया वही कहलाया प्रादेशिक विश्लेषण। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रदेशों का ज्ञात हो गया, अलग अलग प्रदेश प्राप्त हो गए लोगों का, तो उन प्रदेशों का पहले गहन अध्ययन किया गया, यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति है, कहाँ पे किस प्रकार की स्थिति है, ताकि डेवलपमेंट कार्य उस प्रकार से किया जाए। नहीं, तो इसीलिए इसका प्रादेशिक विश्लेषण का काल कब आया? उत्तर उपनिवेश युग में, यानी उपनिवेश युग के बाद में। ठीक है ना, उसके बाद में आया। अब देखते हैं कि इसका व्याख्या हम लोग इस उपागम के अंतर्गत, कोई भी प्रदेश है तो प्रदेश के सभी पक्षों का, जितने भी उसके डायमेंशन है, सभी का विस्तृत वर्णन किया जाता है। प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी हो, डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है इस संकल्पना के तहत। ठीक है, और इस उपागम के तहत प्रदेश के विश्लेषण के पश्चात हम पृथ्वी को पूरी तरह से समझने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो इस कौन सा उपागम हमको हेल्प करता है? प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है, इस प्रकार एक कंक्लूड इसको किए हम लोग निष्कर्ष के तौर पर। किस प्रकार स्पष्ट है कि प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का एक ऐसा विश्लेषण आधारित, ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण आधारित अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है,
जिससे किसी निश्चित प्रदेश का, कोई भी प्रदेश हो सकता है, भारत हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, भारत के अंतर्गत आपका कोई राज्य हो सकता है, राज्य के अंतर्गत कोई क्षेत्र पंचायत हो सकता है, प्रखंड हो सकता है ना, या कोई पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, मैदानी क्षेत्र हो सकता है, उसका सूक्ष्मतम वर्णन किया जाएगा माइक्रो लेवल पर। क्लियर? तो प्रादेशिक विश्लेषण हमें यही बताता है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि चीजों को और थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, प्रादेशिक विश्लेषण को हम लोग एक फ्लो चार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाह संचित्र। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आ भी सकता है किसी एक कॉन्सेप्ट को उठा लिया और पूछ दिया कि आप इसका विश्लेषण करिए, पूरी तरह से व्याख्या कीजिए, तो आपको पूरा देना होगा। 3 नंबर का भी आवे तो भी फ्लो चार्ट आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण को अगर हम लोग अच्छे से जानना चाहें तो प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का ही एक उपागम है, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफीज। अब उसमें देखिए कि इसमें क्या क्या 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, इसका विकास कब हुआ, तो उत्तर उपनिवेश युग से संबंधित है ये, यानी उपनिवेश युग का जो काल था उसके बाद जो समय आया, उस समय प्रदेशों का विश्लेषण किया जाने लगा, और प्रदेशों के विश्लेषण किए जाने वाली संकल्पना को ही प्रादेशिक विश्लेषण कहे हम लोग। दूसरा चीज है कि अगर उस समय हुआ तो क्या चीजें हुई वहां पे घटित, तो निश्चित प्रदेश का सूक्ष्मतम वर्णन, कोई भी सर्टेन रीजन ले लिया गया, कोई मान लो कोई भी पॉलिटिकल क्षेत्र का भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकता है, और उस निश्चित प्रदेश का सूक्ष्मतम वर्णन किया गया। किस आधार पर, तो प्रदेश का निर्धारण, सबसे पहले तो निर्धारण करना है कि वो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है। ठीक है, और अगर प्रदेश है तो फिर उस प्रदेश का हम वर्गीकरण करेंगे, फिर से उप वर्गीकरण। ठीक है, सब टाइप में बांटेंगे, और फिर वो करने के बाद प्रदेश की विशेषताएं जानेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को? क्लियर? जैसे विश्व स्तर पर बहुत सारे मैदानी प्रदेश है, तो मान लो भारत का कोई हम उत्तरी भाग ले लिए, उत्तरी प्रदेश, भारत का उत्तरी प्रदेश, और उत्तरी प्रदेश को हम पहले निर्धारण करेंगे किस प्रकार का प्रदेश है वो, तो मैदानी प्रदेश है। उत्तर का अगर हम मध्यवर्ती क्षेत्र देखें, हिमालय पर्वत के बाद और प्रायद्वीपीय पठार के बीच वाला भाग, जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो क्या है, विशाल मैदानी प्रदेश है। अब अगर विशाल मैदानी प्रदेश वो अगर है वो, तो उसको फिर हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। तो मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, वहां बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस तरह करेंगे हम लोग नदियों के आधार पर। दूसरा क्या करेंगे, तो क्षेत्र के आधार पर, पंजाब हरियाणा का मैदान नहीं, फिर उसके बाद अवध का मैदान, इसी प्रकार हम लोग बांटेंगे लास्ट में क्षेत्र के आधार पर भी। तो वो हो गया। उसके बाद विशेषताएं जानेंगे। तो जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है, तो ऊपरी गंगा के मैदान में आपको खादर भूमि मिलेगा या बांगर मिलेगा, जरोड़ मृदा मिलता है ना, तो ऊपरी भाग में आपको बांगर मिलेंगे जो कि पुरानी जरोड़ मृदा है। जबकि अगर निचला गंगा के मैदान में जाएंगे तो वहां पे हमको नदियों के आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पे हमको बांगर जलोढ़ मृदा मिलेगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, तो उसकी फिर हम लोग विशेषताएं भी करेंगे। तो ये चीजें हो गई। तो ये बोला जा रहा है प्रदेश का पूरा विश्लेषण इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया चीजें? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले जो संकल्पना बताए थे, क्या अन्वेषण और विवरण उपागम, तो उसका भी फ्लो चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो देखिए, जो हम लोग का मानव भूगोल के उपागम पढ़ रहे थे, तभी प्रादेशिक विश्लेषण किए, लेकिन जो पहले किए हुए थे अन्वेषण और विवरण उपागम, उसको हम लोग लिख लिए हैं। उसका फ्लो चार्ट छूटा हुआ है, तो उसका फ्लो चार्ट आप लोग उसी जगह पे बना देंगे, उसको समझ लीजिए। तो अन्वेषण और विवरण क्या है, मानव भूगोल का ही एक उपागम है। ये छूट गया है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मानव भूगोल का उपागम है, मानव भूगोल का उपागम।
अब इस उपागम के तहत क्या क्या चीजें की गई उसको देख लीजिए। मानव भूगोल का उपागम है। अब इसके तहत दो चीजें हुई। सबसे पहले तो इसका विकास काल देखेंगे तो आरंभिक उपनिवेश युग से संबंधित है। जो उपनिवेश का समय था, स्टार्टिंग में लोग दूसरे दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे, वही समय कहलाया अन्वेषण और विवरण। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सबसे पहला उस समय क्या था? साम्राज्यवाद। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना साम्राज्य बढ़ाना, अलग अलग देशों के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा, उत्तर पश्चिमी देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा, ठीक है ना। और वो साम्राज्यवाद क्यों कर रहे थे? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो दो चीजें थी वहां पे, साम्राज्यवाद और व्यापार, ये दो उद्देश्य उनके थे। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या कार्य किया गया? तो नए नए क्षेत्रों में जाकर खोज एवं अन्वेषण कार्य किए गए। वो क्षेत्र पहले से अवेलेबल थे, लेकिन उन क्षेत्रों में रास्ता ढूंढे और उन क्षेत्रों में जाकर वहां के खनिज संपदा को खोज किए, खनिज संपदा वहां से शोधन करके वहां से अपने देशों के साथ व्यापार करना शुरू किए। तो उद्देश्य दोनों पूरा हो गया। और जब वो चीजें प्राप्त हुई तो उस समय जो भूगोलवेता थे, भूगोल तो उस समय भी पढ़ाया जाता था, भूगोल के शिक्षक होंगे, भूगोलविद होंगे, तो वो क्या किए? उन भूगोलवेताओं द्वारा उनका वर्णन किया जाने लगा कि इस क्षेत्र में यह खनिज मिलता है, इस क्षेत्र में यह खनिज मिलता है, तो यहाँ पे ऐसे उद्योग की स्थापना करने से आसानी होगी। यहाँ पे मैदानी प्रदेश है तो यहाँ पे कृषि कार्य करने से आसानी होगा। और इसी समय उस समय बहुत सारे विद्वान लोग अलग अलग संकल्पनाएं दिए, जैसे कृषि को स्थापित करने वाला एक सिद्धांत दिया गया वान थ्यूनेन के द्वारा, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, कृषि प्रदेशों में कैसे। तो ये सब चीजें प्राप्त हुई उससे, अन्वेषण और विवरण हुआ, प्रादेशिक विश्लेषण हुआ, उसके बाद लोग अपने अपने भूगोल में कार्य करने लगे। उसी प्रकार उद्योग की स्थापना के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। उद्योगों के अवस्थिति के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं? वेबर दिए हैं, ठीक है। न्यूनतम लागत का सिद्धांत, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लिए आज की क्लास में। कल और दो संकल्पनाएं बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए।